हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनली बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे और हमारे टीचर से भी बात कर रहे थे कि सर प्लीज़ अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को स्टार्ट करा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बच्चों की डिमांड पर ये अपना जो नया सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर चुके हैं, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। आज हम जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है उसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। फ्रेंड्स, आप हमारे अगर इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां जाकर ज्वाइन करके और अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है ये जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ये डिमांड पर स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आएगा ये वाला सेशन तो प्लीज़ इसको आप अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा बच्चे इसको वॉच करें और मैं आगे कंटिन्यू इसको बना पाऊँ। तो अगर इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तभी फ्रेंड्स मैं इसको बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं जो हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इस पर क्वेरी आ रही थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स भी स्टार्ट करा दीजिएगा। अगर आप इस पर अच्छा रिस्पांस करेंगे तो मैं फिजिक्स भी स्टार्ट कराऊंगा और इसके साथ साथ इसी के पैरेलल में आपके जो अप्लाइड मैथ सेकंड है उसके भी एमसीक्यूज लेकर आऊँगा। तो आप इसको सफल बनाइए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहेगा और इसको हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर आए, वेव ऑप्टिक्स से। तो आपको पता है फ्रेंड्स, इसमें हम इंटरफेरेंस देखेंगे, इसमें हम रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम इसमें स्नेल्स के लॉ भी देखेंगे। स्नेल के लॉ पर कैसे हमारे एमसीक्यूज बनने वाले हैं उसको देखेंगे। साथ के साथ हम यहाँ पर डिफ्रैक्शन देखेंगे फ्रेंड्स, और पोलराइजेशन भी देखेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, ये पूछा जा रहा है कि गमन मतलब प्रोपोगेट करती है। प्रोपोगेशन किस टाइप का होता है प्रकाश की किरण का, रेज ऑफ प्रकाश। ठीक है, ये कहा गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो ऑप्शन ए है आपका सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन बी है आपका टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है आपका किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो आपकी प्रकाश की रे है, प्रकाश रे जो लाइट रे है, प्रकाश किरण है, वो आपकी प्रोपोगेट करती है सीधी रेखा में। याद रखना फ्रेंड्स, लीनियर जो पाथ को फॉलो करती है वो लीनियर होती है, एक सीधी रेखा में उसको वो ट्रैवल करेगी, पाथ ट्रैवल करेगी। तो आप याद रखना फ्रेंड्स, जो हमारी प्रकाश की रेज है वो लाइट रेज हमारी सीधी रेखा में गमन करती है या फिर प्रोपोगेट करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो फ्रेंड्स, अधिकतम और न्यूनतम दो चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। जो मुझको लगेगा कि इसके साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं बनने वाले हैं तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। बस आप इसको थम्स अप कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है आपका निर्वात में। फ्रेंड्स, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम कहाँ होगा, इसको भी लिखते हुए चलेगा। अगर आप देख रहे हैं तो इसको मैक्सिमम होगा आपके निर्वात में प्रकाश का वेग। और अगर हम प्रकाश के वेग की न्यूनतम बात करें, यहाँ पर न्यूनतम की बात कही गई, मैक्सिमम की नहीं बात करी गई है फ्रेंड्स। तो न्यूनतम के केस में हमारा कांच के केस में क्या होगा, कांच के केस में हमारा जो लाइट की वेवलेंथ वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर प्रकाश के वेग की मिनिमम बात करें, न्यूनतम प्रकाश के वेग की बात करें, तो न्यूनतम आपका कांच में होगा और अधिकतम आपका निर्वात में होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला करेक्ट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कांच में प्रकाश का जो वेग है वो न्यूनतम हो जाता है। और अधिकतम अगर यहीं पर पूछ लेता फ्रेंड्स, लिखते हुए चलेगा। अगर अधिकतम की बात कही गई होती, अधिकतम, तो अधिकतम आपका होता निर्वात में, किसमें, निर्वात में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर स्पीड की बात करें कि मैक्सिमम तो निर्वात और मिनिमम है तो आपकी कांच हो गई। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है
ये कहने का तात्पर्य है कि मोटर जो गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं या मोटर गाड़ी जो भी है उसकी बात कही जा रही है, उसके सामने जो लगा हुआ लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपके मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनके जो आगे हेडलाइट में लगा होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस, ऑप्शन देख लीजिएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, मैंने इसको अपनी तरफ से इसको डाला है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे लेंसेस हैं उससे क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा डाल दिया है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हाइगेंस थे उन्होंने अपना तरंग सिद्धांत 1690 मीन्स 1690 में प्रतिपादित किया था। और इसको नाम क्या दिया था फ्रेंड्स, इसको नाम दिया था हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि किस सन में प्रतिपादित किया था तो 1690 हो जाएगा। हो सकता है अगले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सके कि जो हाइगेंस थे उन्होंने किस नाम से अपना तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आप बता सकते हैं कि हाइगेंस ने अपना जो तरंग सिद्धांत था उसको द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रतिपादित किया था, या उसको हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस नाम से उसको जाना जाता है, जो हाइगेंस ने तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आप बता सकते हैं हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। और ये कब प्रतिपादित किया था, 1690 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लेंस की जो एसआई क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक होता है लेंस की क्षमता का डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन सा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा, डायोप्टर होगा। इससे को डी से डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करें फोकस दूरी और आपकी जो लेंस है, लेंस की क्षमता में क्या रिलेशन होता है, तो फोकस लेंथ और लेंस की क्षमता में आपका ये रिलेशन होता है अगर सेंटीमीटर में है। अगर सेंटीमीटर में है तो P = हो जाएगा 100/F सेंटीमीटर में होगा ये फोकस दूरी। फ्रेंड्स याद रखना, फोकल लेंथ है ये क्या है, फोकल लेंथ है, ये क्या है, पावर ऑफ लेंस हो गई। और अगर मीटर में दे रखी है फोकल लेंथ तो मीटर के लिए आएगा 1/F। दोनों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। तो एक इसी पर मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स न्यूमेरिकल है आपका, जो आपका लेंस है, लेंस की पावर है 4 डायोप्टर। आपको उसकी फोकस लेंथ बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या बताना है आपको, P दे रखा है 4D, आपको ऑप्शन वैल्यू फाइंड करना है F की। और ऑप्शन ए है आपका फ्रेंड्स, इसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ऑप्शन ए है आपका 25 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 25 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है आपका 15 मीटर, ऑप्शन डी है आपका 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसमें से जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है आपको, याद रखिएगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता लग गया यहाँ पर जो लेंस है उसकी क्षमता किस में मापते हैं फ्रेंड्स, हम उसको डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बोला जा रहा है प्रकाश का जो पथ दर्शाने वाले चित्र हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उनको कहा जाता है किरण आरेख। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोला गया है किरण आरेख। जबकि अगर फोकस लेंथ की बात करें तो फोकस लेंथ से भी इसको नहीं डिनोट करेंगे, प्रकाश किरण पुंज से भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स प्रकाश को। और साथ के साथ आपका जो इनमें से कोई नहीं, वो तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोला गया है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फ्रेंड्स अभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जान चुके थे। अभी मैंने आपको बताया था कि तरंग सिद्धांत है या हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत है, एक ही नाम है वो, और हाइगेंस ने ही उसको प्रतिपादित किया था। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, या फिर हाइगेंस के द्वारा तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं करती है। तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन की बात करा जा रहा है, अपवर्तन की बात की जा रही है। तो अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्शन की बात कही जा रही है और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपवर्तन।
परावर्तन नहीं होता है फ्रेंड्स। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? अपवर्तन का मतलब है, मैं पहले आपको समझा दूं प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या है। ये मान लीजिए आपका कोई एक मिरर है या कोई एक पॉलिशदार आपका कोई तल है। अब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने का ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया और इसी को परावर्तन कहते हैं हम, ठीक है। अपवर्तन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परावर्तन कहते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण बोलते हैं इस वाली लाइन को, और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको नोट डाउन करते ही चलिएगा। और जहाँ पर आपका प्रकाश दर्पण को टच करता है या टकराता है जहाँ पर, वहाँ पर क्रिएट हो जाता है नॉर्मल। क्या बनता है वहाँ पर? नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहेंगे और हिंदी में इसको बोलेंगे अभिलंब। तो अब आई थिंक आप आसानी से आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं करता है। तो रिफ्लेक्शन कौन नहीं करेगा? जब समतल प्लेन, अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इस साइड था इसके पॉलिश, तो अगर पॉलिश करी हुई होगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, शाइनिंग सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा। अनपॉलिश्ड, ऑप्शन सी होगा अनपॉलिश्ड। फ्रेंड इसको लिखिएगा अनपॉलिश्ड। तो ऑप्शन सी वाला है आपका अनपॉलिश्ड, ठीक है। तो अनपॉलिश्ड वाले जो आपके सरफेस हैं उससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होता। जबकि अगर पॉलिश वाले की बात करें और शाइनिंग वाले सरफेस की बात करें तो हमारा जो प्रकाश है उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। फ्रेंड्स फोकस अंतर की बात करिए, फोकल लेंथ है ये। क्या है ये? फोकल लेंथ है ये। एफ की वैल्यू है एफ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है पी की वैल्यू फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है आपको? पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी मैं आपको बता चुका क्या होता है। पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है फ्रेंड्स? पी इक्वल टू सेंटीमीटर है तो 100 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? एफ़ की वैल्यू 50 दे रखी है। तो जब एफ़ की वैल्यू 50 दे रखी है तो यहाँ पुट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 50 पुट करेंगे और 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डायोप्टर आएगा। और प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि उत्तल बोला गया है तो उत्तल लेंस होगा फ्रेंड्स। तो उत्तल के केस में आपकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल का केस बनेगा तो आपकी फोकस दूरी नेगेटिव की बनती है। इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट है। आपका डी वाला करेक्ट है, +2 डायोप्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। फ्रेंड्स इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश के किरण को प्रदर्शित करने वाले मार्ग को बोला गया था। प्रकाश के किरण को प्रदर्शित करने वाले मार्गों को बोला जाता या चित्रों को बोला जाता था। तो वहाँ पर बोला जाता था, क्या बोला जाता था वहाँ पर था आपका ऑप्शन किरण आरेख। पर यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को, तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश के समूह के जो किरणों का जो समूह है उसको हम प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे। और प्रकाश के जो पथ है उसको प्रदर्शित करने वाले जो चित्र हैं उसको हम बोलते हैं प्रकाश आरेख। याद रखिएगा दोनों को फ्रेंड्स, दोनों में काफ़ी समानता है और इम्पॉर्टेंट भी हैं दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है फ्रेंड्स उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया, पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्षमता और एफ में क्या रिलेशन है। तो ये है आपकी लेंस की क्षमता। अब मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया इससे पहले कि उत्तल लेंस के केस में पॉजिटिव होती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और अवतल के केस में आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर क्या है? उत्तल का केस है फ्रेंड्स। पॉजिटिव वाले से अगर डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आना है और नेगेटिव वाले से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आना है। ये बात आपको पता है। जब ये बात आपको पता है तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, किस में होती है? तो आपकी धनात्मक होगी, पॉजिटिव। ठीक है। यहीं पर बोला जाता कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या कहोगे तुम?
अवतल लेंस की क्षमता को आप नेगेटिव से डिनोट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको आंसर समझ आ गया होगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पर उत्तल का केस दिया गया। अगर अवतल का दिया होता तो ए वाला करेक्ट हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वास्तव में ये पसंद आ रहा है दिल से तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाइए, जिससे मैं और आपका ये जो सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू करूँ, और इसके साथ साथ मैं मैथ के भी MCQs लेकर आऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश की सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन करती है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन करने की बात कही गई, इससे पहले क्या कहा गया था, इससे पहले कहा गया था रिफ्लेक्शन नहीं करती है। कौन सी वस्तु थी, तो वहाँ पर ये बोला था कि जो बॉडी रिफ्लेक्शन नहीं करती प्रकाश का उसको डिनोट कीजिए या उसको बताइए। अब यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट केस बन गया कि यहाँ पर ये बताना है आपको कि प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन करने वाली कौन सी वस्तु है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे अच्छा अगर रिफ्लेक्शन की बात कहेंगे इस यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपके ऑप्शन है उसके अनुसार चलना है आपको। तो सबसे अच्छा आपका सिल्वर होगा, गोल्ड नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा, आयरन भी नहीं करने वाला। सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करेगा फ्रेंड्स प्रकाश का, तो वो है आपका सिल्वर, चांदी जिसको कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स लेंस बनाने के लिए क्या क्या किसको प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं या किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए में कहा गया है जल, कांच, प्लास्टिक, डी है आपका मिट्टी। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं लेंस, तो लेंस आप जल से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप जब कपड़े साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो जो साबुन है उसके बबल्स क्रिएट हो जाते हैं फ्रेंड्स वाटर में, तो वो क्या फॉर्म हो गया, वो एक प्रकार का लेंस फॉर्म हो गया। कांच का तो बनाते ही हैं सामने से, आपको पता है। प्लास्टिक का भी बनाया जाता है जो फाइबर्स होते हैं फ्रेंड्स, पर मिट्टी का नहीं बनाया जाता। तो सॉइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सॉइल से आप जो लेंस है लेंस को नहीं बना सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है सॉइल किसी भी प्रकार की आपका जो रिफ्लेक्शन है उसको भी नहीं करेगी, और पहली बात तो सॉइल पारदर्शी नहीं होगी। तो बहुत सारे केसेस हैं जिससे आप सॉइल को यूज़ नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। पर अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हो, साथ के साथ अगर बात करें ग्लास की तो ग्लास को भी यूज़ कर सकते हो, और वाटर को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछा गया कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको अवतल दर्पण की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अवतल दर्पण की। अगर हम बात करें यहाँ पर बड़े की बात हो रही है तो अवतल, अगर यहाँ पर बोला जाता छोटा प्रतिबिंब तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर था उत्तल। तो इनको भी लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स, छोटे के लिए उत्तल काम आएगा, बड़े के लिए अवतल काम आएगा। तो इसमें से आप देख लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है। तो बड़े की बात कही गई तो बड़ा है आपका बी वाला आंसर, अवतल दर्पण। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। दोनों को लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कौन कौन सा नियम होता है, पहला नियम होता है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। पहला क्या होता है, लिख लेना फ्रेंड्स, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। क्या, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। पहला ये है आपका नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या सदैव बराबर होती हैं। आपतन कोण की ज्या मीन्स आई इक्वल टू आर, इक्वल होंगे दोनों। ये दोनों नियम है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में होगा फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन रे, जो रिफ्लेक्शन रे है, और आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे एंड नॉर्मल इन सेम प्लेन। कहाँ पर होंगे, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो लाई करेंगे सेम प्लेन में। बस इतना याद रखना, आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे और जो आपका नॉर्मल है वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये है आपका ऑप्शन रूल नंबर नियम 1। नियम 2 क्या कहेगा, नियम 2 ये बोलता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्शन एंगल है उन दोनों का
जो मान है, जो वैल्यू है, वो इक्वल होगा, या वो दोनों सदैव इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। तो याद रखना कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, और पहला नियम कहता है आपतन कोण, आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा बोलता है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, या फिर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो इसके हिसाब से आपको समझ आ ही रहा है कि दो ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तो वो किधर मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। कैसे मुड़ेगी फ्रेंड्स? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अगर मैं अभिलंब की बात करूं तो अभिलंब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स कि जहाँ पर प्रकाश टकराता है, क्या बताया मैंने आपको? जहाँ पर प्रकाश टकराएगा वो आपका अभिलंब कहलाएगा। मीन्स यहाँ पर प्रकाश टकराया और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया फ्रेंड्स। ये है आपका इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग रे, और जहाँ पर वो टकराया है वहीं पर हमारा बन जाता है नॉर्मल। क्या बन जाता है वहीं पर हमारा? नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तल की बात कही गई थी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उस पर मैं आऊँ पहले। मैं पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ फ्रेंड्स, फिर इसको अच्छे से समझ पाओगे आप। देखिएगा यहाँ पर क्या था, यहाँ ये बोला गया था कि तीनों एक प्लेन में होते हैं। पहला अभी मैंने एंगल बताया, पहला नियम बताया। पहले नियम में क्या कहा गया था? आपतन किरण ये है, परावर्तन किरण ये है, अभिलंब ये है, तीनों एक प्लेन में है, एक तल में है। तो प्लेन एक ये है ऊपर वाला और एक नीचे वाला है, मतलब इसका अपवर्तनांक अलग होगा और इसका अपवर्तनांक अलग होगा फ्रेंड्स। ये बात आपकी समझ आ रही है? ये आपका प्लेन 1 हो गया, ये आपका प्लेन 2 हो गया। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि तीनों एक प्लेन में है। इससे ये बात समझ आ रही है? इससे आपको पहला वाला क्लियर हो गया होगा। और अगर एक प्लेन में है और सेम किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी आपका जो माध्यम है वो चेंज नहीं हुआ है, अगर एक सेम प्लेन है, तो फ्रेंड्स जितना यहाँ से कोण पर ये इस पर टकराएगा उतने ही कोण से ये क्या करेगा? वापस आएगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा। जितने इंसिडेंट रेज जितने एंगल से यहाँ पर टकराएगी उतने ही एंगल से आपकी रिफ्लेक्शन रे बाहर निकलेगी। याद रखना। तो इस प्रकार आपका जो आई था और आर था वो इक्वल हुआ था। अब उस वाले पर आ जाइए। ये तो इसके दोनों नियम का आपका सत्यापन किया गया था, विश्लेषण किया गया था। अब उस वाले की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो उस वाले में क्या है? उस वाले में ये है, यहाँ पर ये बोला गया कि कांच से हवा एक सेकेंड, हवा से कांच में प्रवेश करती है। कहाँ से? वायु से, एयर से कांच में जा रही है। तो क्या होगा? क्या तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये है आपका N1, ये है N2, मतलब माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। जहाँ भी प्रकाश टकराएगा वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका नॉर्मल, अभिलंब। अब वो ये बोल रहा है जब प्रकाश से कांच में प्रवेश कर रही है हवा से, तो इधर है एयर फ्रेंड्स, और इधर क्या है? सेकंड वाला माध्यम में क्या है? यहाँ पर है कांच, ग्लास। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका दोनों माध्यम है, ये माध्यम है आपका इसको कहते हैं फ्रेंड्स बिरल माध्यम। क्या कहेंगे इसको? बिरल। और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेरर। क्या बोलेंगे? रेरर। और इसको बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सघन माध्यम। सघन होता है डेंसर। डेंसर का मतलब ये है जिसकी डेंसिटी बहुत हाई हो, जिसमें मॉलिक्यूल बहुत पास पास हो, जिसके कण बहुत पास पास हो। फ्रेंड्स अगर मैं डेंसर की बात करूँ, सेकेंड वाले आपके माध्यम की बात करूँ, तो सेकेंड वाले में क्या है? कांच है। तो कांच में क्या होगा? कांच और वायु की अगर तुलना कराएं हम, एयर ऊपर है फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अभी इससे कई क्वेश्चन निकलेंगे। तो ऊपर एयर है, नीचे क्या है? आपका ग्लास है। तो अब मुझको ये बताइए फ्रेंड्स, ऊपर वाला डेंसर होगा या नीचे वाला डेंसर होगा? तो आप कहोगे कि सर नीचे वाला डेंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो डेंसिटी है वो ग्लास की ज़्यादा होगी, तो आपका ये डेंसर हो गया। इसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। और ये है रेरर, मतलब इसको बोलेंगे बिरल माध्यम। तो अब फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज़ समझिए कि अगर हम इस वाले रीजन की बात करें, पहले वाले की, तो जब ऊपर वाला सघन हो गया, मीन्स ऊपर वाले के मॉलिक्यूल्स कम हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पर हैं, और नीचे वाला जो है आपका सेकंड वाला जो है प्लेन है उसके मॉलिक्यूल पास पास हैं, तो होगा क्या? जब यहाँ से आपकी किरण इस पर टकराएगी, इंसिडेंट रे जब यहाँ टकराएगी, तो फ्रेंड्स क्या होगा? अगर अंदर वो प्रवेश करेगी तो उसको अपने मार्ग में क्या होगा? उसको मतलब उसको अंदर ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ
आएंगी, तो कठिनाई आएंगी, जिस कारण क्या होगा, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। तो जब वेवलेंथ कम होगी तो वो इस रीजन पर ना जाकर ऐसे वो क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकती हुई नजर आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया क्या, कि अगर रेयर से डेंसर में कोई भी आपकी प्रकाश रे प्रवेश कर रही है, मीन्स जो आपका सघन माध्यम है या फिर आपका जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो भी प्रकाश रे है वो प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, अगर सघन माध्यम में वो प्रवेश करी तो अभिलंब की ओर वो झुक जाएगी। और अगर यहाँ पर सघन माध्यम है, डेंसर ऊपर है और रेयर नीचे बन रहा है, मीन्स ऊपर आपका सघन माध्यम हो गया, नीचे आपका विरल माध्यम होगा, तो याद रखना फ्रेंड्स, तो अभिलंब से दूर हटती हुई चलेगी जाएगी। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट याद रखना, इनकी वजह से मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था। तो अब देखिएगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये है आपकी ईयर, एक सेकेंड मैं पहले डायग्राम बना लूँ। ये है आपका ईयर, ये है आपका ग्लास। अब खुद निष्कर्ष निकालिए, जब यहाँ से इस पर टकराएगी, जब यहाँ से ये वाली किरण इस पर टकराई फ्रेंड्स, तो किधर जाएगी, मतलब ये वाला ऊपर वाला आपका विरल माध्यम है, नीचे वाला आपका सघन माध्यम है, रेयर और डेंसर। अब जब डेंसर में ये प्रवेश करेगी तो इसको मार्ग मतलब जो लेंथ है उसको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी इसके मार्ग में, तो कठिनाई उत्पन्न होंगी, जिस कारण इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और साथ के साथ इसको जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में काफ़ी समय भी लगेगा। तो इस कारण क्या होगी, इसकी पावर भी कम हो जाएगी प्रोपोगेशन की, तो ये इधर की ओर झुकती हुई नजर आएगी। तो अब आंसर आप खुद ही निकाल सकते हैं, कौन सा आंसर है, अभिलंब से दूर जाएगी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अभिलंब से दूर जाएगी। ऑप्शन बी में कहा गया अभिलंब के निकट आएगी। सी में कहा गया है अभिलंब के समांतर रहेगी। डी में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, तो आप खुद ही निकाल सकते हैं इसका आंसर कि अभिलंब की तरफ आएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहीं पर उल्टा केस होता, उल्टा क्या होता, अगर डेंसर ऊपर वाला होता और रेयर नीचे वाला होता, तो अगर यहाँ पर है आपका ग्लास, यहाँ पर है यार फ्रेंड्स, उल्टा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर हमने यहाँ पर स्ट्राइक किया या फिर यहाँ पर टकराई तो ये क्या करेगी, तो ये दूर हटती हुई जाएगी। अभिलंब ये है नॉर्मल, आपका नॉर्मल से दूर हटेगी। तो याद रखना दोनों तरह से आपको समझना है, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो अभिलंब के निकट आएगी, और अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो वो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। तो फ्रेंड्स जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका जो अभिदृश्य जो लेंस है, अभिदृश्य जो लेंस होता है उसको बोला जाता है उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं उसको, उत्तल लेंस, वो उत्तल लेंस होता है। अब अभिदृश्यक की बात करूं, दो लेंस होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है अभिदृश्यक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस। तो अगर मैं अभिदृश्यक लेंस की बात करूं तो अभिदृश्यक लेंस होता है आपका जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। क्या, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। मान लीजिए ये है आपकी दूरबीन या फिर ये आपका कैमरा है, तो यहाँ पर दो लेंस लगे हुए हैं, एक ये है उत्तल, एक यहाँ उत्तल है। अगर इधर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना है, सपोज दैट हमको सन को देखना है, तो फ्रेंड्स अगर हम सन को देख रहे हैं तो जो सन की तरफ है उसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और जो आँख की तरफ होता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। तो दोनों को लिखते हुए चलिएगा या दोनों को कहीं ये फिगर बना लीजिएगा। तो ऑप्शन 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में क्या कहा गया, स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम सामने से आपको पता है फ्रेंड्स, स्नेल का नियम क्या होता है, 1/n2 = sin I अपॉन sin R। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जा रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, इस वाले की बात करी जा रही है, ये इंसिडेंट रे की बात कर रहा है और ये है आपकी रिफ्लेक्शन रेज। तो कौन सी की बात कर रहा है, ये बोल रहा है निर्गत मतलब रिफ्लेक्शन, इस वाली की बात कर रहा है, इस रेस की। कौन सी रेस की बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन रेस की या रिफ्लेक्टेड रेस की बात कर रहा है, कि इसके बीच का एंगल, ये है अभिलंब और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, इसके बीच के एंगल की बात कही जा रही है फ्रेंड्स, और इसके बीच का एंगल होता है आपका आर। क्या, इसके बीच का एंगल होता है आर। अगर हम इस वाले की बात करें, इंसिडेंट रे और अभिलंब, तो इसके बीच का एंगल होता है आई फ्रेंड्स। क्या होता है, आई। तो इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभिलंब तथा आपकी जो निर्गत रे है, निर्गत बोले तो रिफ्लेक्टेड रे एंड अभिलंब जो नॉर्मल है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, या उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। तो रिफ्लेक्टेड एंगल
हिंदी में होता है निर्गत कोण। तो यहाँ देख लीजिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, निर्गत कोण। और इन केस अगर पूछा जाता कि इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इंसिडेंट और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं फ्रेंड्स आपतन कोण। क्या बोलेंगे उसको? आपतन कोण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 में कहा गया सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स सरल सूक्ष्मदर्शी में अभी मैंने सूक्ष्मदर्शी का आपको चित्र बनाकर दिखाया ही था। ये सूक्ष्मदर्शी ही मैंने बनाई थी फ्रेंड्स, ये सूक्ष्मदर्शी ही बनाई थी मैंने। तो ये बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी में कहा गया था कि किस लेंस का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स अगर सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो किसी भी सूक्ष्मदर्शी की बात करें आपका हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? उत्तल लेंस का ही फ्रेंड्स प्रयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है फ्रेंड्स? परावर्तन के नियम से ये निर्धारित होता है, परावर्तन बोला गया, याद रखना परावर्तन, अपवर्तन नहीं बोला गया। क्या बोला गया? परावर्तन बोला गया। तो सबसे पहले परावर्तन कोण आएगा, मीन्स आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल पहले आएगा और इंसिडेंट एंगल बाद में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। क्या है फ्रेंड्स? परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। तो ऑप्शन बी वाले में करेक्ट है, देख लीजिएगा परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। और यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे दे देता कि अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या बोल दे? अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स अपवर्तन के नियम से पहले अपवर्तन कोण आएगा। क्या आएगा पहले? अपवर्तन कोण। तो ए वाला करेक्ट हो जाता, पर 21 के अनुसार आपका बी वाला करेक्ट है आंसर। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कहा गया है, 22 में कहा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो फ्रेंड्स काल्पनिक प्रतिबिंब को हम कहते हैं सीधा, मतलब जो सीधा प्रतिबिंब होता है उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर उल्टे की बात करेंगे तो उल्टा होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखना फ्रेंड्स, उल्टे को हम बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक मीन्स रियल। और अगर हम बात करें काल्पनिक की, काल्पनिक को हम बोलते हैं सीधे को। अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स हमेशा लेंस के जो मुख्य फोकस होते हैं उसकी 2 संख्या होती है। कितनी होती है? 2 संख्या, मीन्स 2 होते हैं मुख्य फोकस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो होती है उसकी बात कही गई, तो उसका जो परावर्तक सतह होती है वो आपकी अवतल होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स? अवतल होती है, अवतल। बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछ लेता है फ्रेंड्स कि जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट लोग हैं, वो किस दर्पण का यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड्स वो भी अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। याद रखना अवतल दर्पण का भी यूज़ डेंटिस्ट लोग करते हैं फ्रेंड्स। सर्च लाइट हो गई, डेंटिस्ट हो गया फ्रेंड्स, ये सारे के सारे किस में आ रहा है? स्ट्रीट लाइट हो गई, ये सब आपके अवतल दर्पण में ही आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोल रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसमें भी अवतल दर्पण ही प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण प्रयोग होता है फ्रेंड्स? अवतल दर्पण इसमें प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो MCQs अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 2 सेकंड है उसको लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। फ्रेंड्स ये आपका डिमांड पर है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए और मुझको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे इस इंटरेस्टेड हैं ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और साथ के साथ आपका मैथ को भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।